हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हमारा अतीत क्या है, हमें कैसे पता चलता है हमारे अतीत के बारे में। अतीत एक है या अनेक है और हम क्या कुछ जान सकते हैं। और फिर हमने किया कि आखेटक जो शिकारी होते हैं उनसे खाद्य संग्राहक फिर भोजन उत्पादन तक जो भी अलग अलग पड़ाव थे, जो भी उन्होंने सफ़र किया, उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आरंभिक नगरों के बारे में कि अतीत के में जो हमें एविडेंस मिलते हैं टाउन के, आरंभिक नगरों के, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। 100-150 साल पहले की बात है, जब भारत और पाकिस्तान इकट्ठा ही हुआ करता था। तब वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। पुरास्थल हमने देखा था पिछली क्लास में। पुरास्थल वह स्थान होता है जहाँ पर आदि मानव रहते थे, जो पत्थरों, औजारों, आभूषणों का प्रयोग करते थे। और फिर उन्होंने जो वस्तुओं का प्रयोग किया, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनको वहीं पर ही छोड़ जाते थे। किसी गुफा में रहते थे तो गुफा में ही छोड़ देते थे, जहाँ जंगल में रहते थे तो वहीं पर ही। तो वो पूरा स्थल है जहाँ पर हमें पुराने एविडेंस मिलते हैं हमारे अतीत के बारे में, जो आज के पाकिस्तान में है। तो वहाँ पर जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर उन्हें इंजीनियर को अच्छी ईंटें मिली। तो उन्होंने सोचा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ईंटें हैं, हम फिर इससे अपनी अच्छे से हम रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। तो उसके बाद लगभग 80 साल पहले फिर पुरातत्वविदों को इस जगह के बारे में पता चला। तो उन्होंने कहा कि ये हड़प्पा की सभ्यता यहाँ पर रहती थी। तो इस जगह के बाद हड़प्पा जगह के बाद जब सबसे पहले यहीं पर एविडेंस मिले, तो इसके बाद और जहाँ कई भी एविडेंस मिलते थे तो सभी को वो हड़प्पा सभ्यता के साथ जोड़ने लग गए थे। फिर ये देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। हम बात करते हैं कि हमारे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सभी में नगर होते थे। तो आज हम देखते हैं कि नगरों की विशेषता क्या थी, नगरों में क्या खास होता था। नगर जो बने होते थे वो दो पार्ट में डिवाइड होते थे। जैसे एक ये ऊंचा पार्ट होता था, ऊंचा स्थान था, उसके नीचे इसे दुर्ग कहा जाता था। और ये निचला हिस्सा था, इसे निचला नगर कहा जाता था। और ये जो नगर होते थे ये 4 दीवारी से बने होते थे। इनके चारों तरफ बाउंड्री बनी होती थी। वो हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हों या किसी भी तरह के। वो नदियों के तट पर रहते थे लोग, तो हो सकता है बाढ़ आने के डर से उन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें बना के रखी हों। तो कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी होती थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो में खास एक तालाब बनाया गया था। तो तालाब कैसा था ये देखिए, जिसे महान स्नानागार कहते थे। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा सा तालाब होता था और इस तालाब को लोग किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी खास पर्पस के लिए यूज़ करते थे। जैसे कोई उनका त्यौहार होता हो या किसी खास दिन के तौर पर इसमें सभी में पानी होता था और लोग क्या यहाँ पर स्नान करते थे। तो ऐसे बहुत से स्थानों के हमें एविडेंस मिलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगह से हमें ये सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता या अलग अलग प्रकार की सभ्यता के एविडेंस मिलते हैं। सिंधु नदी के किनारे हमें मोहनजोदड़ो, चुहोंदड़ो, हड़प्पा सभ्यता मिलती है। ये सभी नदियों के किनारे, आप सभी ने नोट किया होगा कि ये सभी जो भी सभ्यताएं मिली थी हमें, नदियों के किनारे ही इनके एविडेंस मिलते हैं। ये देखिए लोथल, क्योंकि नदियों में एक तो पानी से उन्हें आसानी से मिल जाता था, दूसरा नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर खेती अच्छे से की जा सकती है। तो जो हमें एविडेंस मिलते हैं उसमें पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो तालाब बना है उसमें जो ईंटें हैं उन पर वो बहुत पक्की मिट्टी की अच्छी सी बनी होती थी और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई जाती थी। जैसे कि आजकल हम सीमेंट वगैरह ऊपर से करते हैं उसको, तो वैसे ही चारकोल की परत चढ़ी होती थी। फिर इस महान स्नानागार में
सीढ़ियाँ बनी होती थी इनके चारों तरफ से, कहीं से भी लोग चढ़ सकते थे, उतर सकते थे। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था और इसे विशेष अवसरों पर, जैसे हमने पहले बात की, किसी फेस्टिवल पर, किसी विशेष दिन होता है जो ख़ास त्यौहार, उस पर ही उस समय ही यूज़ करते थे। तो देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड क्या होते हैं? जहाँ पर लोग यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये भी हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं इनके भी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह वो जगह जहाँ पर लोग अनाज, अपना भंडार इकट्ठा किया करते थे। तो तब भवनों में नाले और सड़कें कैसी बनी होती थी? तो देखिए, नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। या तो 1 मंजिल बनी होती थी या फिर ऊपर 2 मंजिल घर होते थे। आंगन में चारों ओर, यहाँ पर आंगन होता था तो इसके चारों ओर ऐसे यहाँ पर कमरे बनाए जाते थे और अलग अलग, हर एक घर में अलग से स्नानाघर होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे पानी के लिए। कुछ लोग तो बाहर को, जो भी पूरे नगर का एक कुआं जो साझा होता था वहीं से पानी लेते थे, लेकिन कुछ घरों में अलग से कुएं बने होते थे। और इनके जो नाले थे, ये नगरों के जो नाले थे वो बहुत अच्छे से ढके हुए थे। जैसे ये नाले थे, इसके ऊपर ये, और फिर ये नाले जो होते थे बहुत, हर एक घर के आगे एक पहले पतली सी नाली जाती थी, फिर उसे एक बड़े नाले में जोड़ देते थे। और इस नाले को साफ करने के लिए एक बड़ा सा वो गड्ढा भी रखते थे, तो उसे अच्छी तरह से साफ भी किया जाता था। तो उस समय के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहना जानते थे, सफाई पसंद थे, बहुत अच्छे से सफाई होती थी। जैसे नाले ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन हॉल बने होते थे। मेन हॉल जो होते हैं, जिनके ज़रिए नालों को साफ़ किया जाता था। बहुत ही नियमबद्ध, मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने इन सभी चीज़ों का विकास किया हुआ था। नगरों में, उस समय के नगरों में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है कि कैसे लोग अच्छी तरह से रहते थे। लोगों का जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। इसका मतलब है कि जो लोग इमारतें बनाते थे वो लोग इन नगरों में ही रहते थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। लोग दूर दूर से जाते थे, अलग अलग तरह से। आगे हम देखेंगे कि कहाँ से तांबा, कांसा, टिन, ये सब हमें अलग अलग क्षेत्रों से वो लोग प्राप्त लेके आते थे। वहाँ से चीज़ें ले आकर अपने एरिया में यूज़ करते थे। इसके अलावा शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते हैं, औरतें भी होती थी और फिर पुरुष भी होते थे। जो शिल्पकार कौन होते हैं? जो चित्रकला, जो जिन्हें हम आर्टिस्ट बोलते हैं, वो होते हैं। तो ये देखिए, कुछ मोहरों का, खिलौनों का उस समय यूज़ करते थे लोग। जैसे खिलौने भी मिलते हैं हमें, कुछ उपयोगी वस्तुएं भी मिलते हैं। ये देखिए, ये है मोहर। मोहरों का प्रयोग भी करते थे, जो आज हम स्टैम्प बोलते हैं, जिसे स्टैम्प होती है ना, वो उस समय लोग ऐसी स्टैम्प का यूज़ करते। और इस पर ये देखिए, चित्रात्मक लिपि से कुछ बना हुआ है। तो और ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं जो आज तक, देखिए ये कितने अच्छी मिट्टी से बने हैं, जो आज तक ये खिलौने अच्छे, मतलब हमें इस हालत में पाए गए कि हमें ये पता चला कि ये खिलौने हैं। अब नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविद जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। आर्कोलॉजिस्ट को जो इन नगरों में जो भी एविडेंस मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, उनमें ज़्यादातर क्या था? पत्थर होते थे, शंख होते थे, तांबा था, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई वस्तुएं थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गहने बनाए जाते थे। ये देखिए, ये गहने बने हुए हैं। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और
फलक हैं। ये देखिए इस चित्र में, ये देखिए ऐसे उस समय के गहने और आज के गहने देख लीजिए कितने एडवांस हो चुके हैं हम। ये उस समय के गहने थे और ये कुछ और आभूषण जो लोग पसंद करते थे उस समय पहनना। इसके साथ ही हमें लोग क्या करते थे, हमें पत्थरों की जो मोहरें उनके भी साक्ष्य मिले हैं कि लोग पत्थरों की मोहरें बनाते थे। ये आयताकार होती थी, इनके ऊपर किसी जानवर का चित्र बना देते थे या कुछ लिपि से लिख देते थे तो वो एक मोहर तैयार हो जाती थी। लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो देखिए लोग धीरे धीरे कृषि करने लग गए थे, खेती करने लगे थे, तो वहीं पर उन्होंने फिर कपास की खेती भी आरंभ कर दी थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। तो ये सभी हमें एविडेंस मिले हैं जो मोहनजोदड़ो में। और उस समय के लोग भी काफ़ी कलाकृति जानते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय में लोगों को कुछ आता नहीं था, कृषि भी करते थे, इतने अच्छे अच्छे नगर बनाए हुए थे उन्होंने, इतनी सफाई से रहते थे लोग और अलग अलग प्रकार के वो मूर्तियाँ बनाते थे। जो उनकी वस्तुएं जो उनके काम की होती थी वो खुद से ही बनाते थे। तो कितने टैलेंटेड थे उस समय के लोग। देखिए ये हमें कुछ एक मूर्ति मिलती है, इसको माना जाता है कि ये किसी पुजारी की मूर्ति है। तो देखिए ये कितनी अच्छी से इसकी नक्काशी की गई है। तो इसे पुजारी के रूप में माना जाता है कि ये पुजारी रहे होंगे। विशेषक, हाँ, अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषकों ने किया है। विशेषक उसे होते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ऐसे लोग जो विशेषज्ञ कहलाते हैं। मूर्ति का चेहरा देखिए यहाँ पर कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, कितनी अच्छी से उसकी दाढ़ी बनाई गई है। ये किसी मूर्तिकार का ही काम है। ये देखिए इतनी अच्छी मूर्ति तो कोई मूर्तिकार ही बना सकता है, ऐसे हर कोई तो इतनी अच्छी मूर्ति नहीं बना सकता। तो फिर ये भी माना जाता है कि ये भी उस समय कई मूर्तिकार भी रहे होंगे जो मूर्तियाँ इस प्रकार की अच्छी और सुंदर मूर्तियाँ बनाते होंगे। देखिए उस समय पर हमें पत्थर और शंख भी मिलते हैं। अलग हमें बहुत से ऐसे एविडेंस मिले हैं और आगे भी मिल रहे हैं अभी धीरे धीरे, लेकिन उनका अभी उनके बारे में जानना अभी बाकी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें एविडेंस मिलेंगे वैसे वैसे ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उनके बारे में पता लगाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी, क्या हुआ था। कच्चे माल की खोज में तो लोग क्या करते थे, कच्चे माल की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल हैं, या फिर इनमें कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। कच्चे माल में जैसे एक कपास है, कपास का प्रयोग किस लिए, कपड़ा, रुई होती है, रुई से फिर कपड़ा बनता है। इसी तरह ये लोग कच्चे माल का उत्पादन भी करना जान गए थे। कच्चे माल से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के उदाहरण के तौर पर कहते हैं किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को, ये देखिए जो कपास थी उनके लिए एक कच्चा माल, आज भी हम कच्चे माल के तौर पर ही यूज़ करते हैं। तो हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जो कीमती पत्थर होते थे वो दूर दूर से आयात करते थे, एक जगह से दूसरी जगह से लेकर आते थे। हर एक जगह तो ये सबको मिल नहीं सकता था, तो इसलिए वो किसी और जगह जाते थे या फिर वहीं से आयात करते थे और या फिर वहाँ जाते थे ये चीज़ें लेने के लिए। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान, जो आज का हमारा राजस्थान है, वहाँ से कहा जाता है कि वहाँ से लोग तांबा मंगवाते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान जो देश है उससे भी तांबा का आयात किया जाता था। फिर कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन को मिलाकर जो कांसा होता है, मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात। आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान, देखिए अफ़गानिस्तान और ईरान वाले क्षेत्र में
तांबे और टिन का आयात करते थे। फिर सोना कर्नाटक से मंगवाते थे और बहुमूल्य पत्थर जो थे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से जो पत्थर जो बहुत कीमती पत्थर होते हैं वो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। तो देखिए गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से कीमती पत्थर मंगवाते थे। तो देखिए ये लोग ये चीज़ें लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से जाते थे। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन किस तरह का होता था? लोग नगरों में रहते थे, हमने देखा। फिर वो भोजन में क्या खाते थे, क्या करते थे? नगरों के अलावा कुछ गांव भी होते थे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम सिर्फ नगर ही थे, कुछ गांव भी बने होते थे। और गांव में लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। आज भी यही कुछ हो रहा है। गांव में ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। तो उस समय भी लोग गांव में अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। तो देखिए आज भी ऐसा ही होता है। गांव में लोग कृषि करते हैं, अन्न उत्पादन करते हैं और फिर मंडियों में जाकर वो नगरों में, शहरों में जाकर बेचते हैं और फिर वो ही नगर में जो लोग रहते हैं वो ही उनका उपयोग करते हैं। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों ये सभी। तो देखिए उस समय ऐसा नहीं था कि सिर्फ गेहूँ उगाया जाता था या फिर चावल या फिर कपास। इसके अलावा देखिए गेहूँ भी उगता था, जौ थे, दालें, मटर होते थे, धान, तिल और सरसों और तेल वाली फसलें भी वो उगाना जान गए थे। धीरे धीरे लोग डिवेल्प हो रहे थे उस समय पर भी। और ज़मीन की जुताई के लिए वो हल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के जो हल बने होते थे वो तो नहीं बचे हैं, लेकिन जो लकड़ी से बने होते थे वो खिलौने के आकार के मिले हैं। ये देखिए ये भी एक हल है। ये देखिए ये हल है, लेकिन ये लकड़ी का बना हुआ है तो ये खिलौने जैसा लग रहा है। पानी फिर हाँ, क्षेत्र में बारिश कम होती होंगी। देखिए जहाँ जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी फिर लोग पानी का सिंचाई करते थे, फसलों की सिंचाई की जाती थी। फिर हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे, जानवर पालने लग गए थे धीरे धीरे। फिर वो मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाते थे। जैसे चरवाहे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो पशु चराने के लिए, वैसे ही उस समय पर भी लोग पशुओं को चारा चराने के लिए या पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो देखिए चाहे आदि मानव ने कृषि करनी शुरू कर दी थी, परंतु फिर भी वे शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। तो उनका जो धंधा था वो पुराने समय से ही शिकार करने का जो काम था वो चलता आ रहा था। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का गुजरात में हमें जो जो वस्तुएं मिली हैं, जो जो सामान मिला है उसके बारे में देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसाया गया था। वहाँ पर साफ पानी मिलता था, ज़मीन अच्छी होती थी। जहाँ ज़मीन अच्छी होगी वहाँ पर खेती अच्छी होगी। और धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अब तक हमने पढ़ा है कि 2 भागों में, एक ऊंचा होता था जिसे दुर्ग कहते थे, एक निचला नगर होता था। और दुर्ग में जो थे अमीर लोग रहते थे, अमीर जैसे कोई पुजारी हो गए या कोई जो लोग अच्छा काम करते थे। और जो कृषि होते थे, जो गाँव में काम करते थे, वो लोग निचले नगर में रहते हैं। और धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा था जो नगर बने होते थे, ये मान लीजिए नगर है तो इसके चारों ओर क्या होती थी, एक दीवार, ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती थी। तो वैसा ही धौलावीरा के क्षेत्र में भी ऐसा ही नगर बने हुए थे। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। तो देखिए जब हम 4 दीवारी करते हो तो एक ही मेन गेट होता है अंदर जाने के, तो इसके भी अगर चारों दिशाओं में गेट थे तो वो भी बड़े बड़े बने होते थे।
इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम, जहाँ पर जैसे हम आज पंचायत घर बोलते हैं, वैसे ही सार्वजनिक कार्यक्रम जो लोगों की सभी लोगों के हितों के लिए जो भी कार्यक्रम होता था वो खुले मैदान में होता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के भी हमें कुछ अक्षर मिले हैं। अक्षर मीन्स ऐसे कि पत्थरों पर कुछ लिपि के अक्षर बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये उस समय की लिपि है, या उस समय के लोग इस लिपि का प्रयोग करते थे। यहाँ पर हमें मोहर भी मिलती है। मोहर कैसी होती थी? छोटी पत्थर की या मिट्टी की बनी होती थी। ऊपर से उसके फिर कुछ चित्र किसी पशु का, जानवर का चित्र बना देते थे, तो और उस साथ में कुछ चित्रलिपि से कुछ लिख देते थे। गुजरात की खंबात खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। तो देखिए, धौलावीरा के बाद अब लोथल भी ऐसे स्थानों पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर मिलते थे और कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। हमने पहले भी देखा था, समुद्र और नदी के किनारे आसानी से कीमती पत्थर और धातु, शंख ऐसे मिल जाता था सामान, कच्चा माल, तो लोग यहाँ भी बसने लग गए थे। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिलती है। मुहरों पर जो छाप होती थी, जैसे गीली मिट्टी पर कोई हम छाप बन जाती है तो वैसे ही छाप मिलती है। अब ये देखिए, लोथल का ये बंदरगाह है। ये एक बड़ा तालाब है लोथल का। यहाँ पर एक इमारत मिली है, मनके बनाने का काम होता था। जहाँ पर एक इमारत थी जहाँ पर मनके बनते थे और मनकों का प्रयोग गहने बनाने के लिए होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो देखिए, लोग तो एक जगह चले गए वो जगह छोड़कर, लेकिन वहाँ उनका जो भी सामान था, जो भी वस्तुएं थी, वो हमें वहाँ से प्राप्त हुई हैं और उनके मिलने से ही अवशेष जो उनके एविडेंस मिले हैं, उनसे ही हमें पता चलता है कि ऐसी भी कोई सभ्यता होती थी हमारे अतीत में। सभ्यता के अंत का रहस्य। तो देखिए, अब कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। अचानक से इन लोगों ने नगर छोड़ दिया, लेकिन क्यों छोड़ा, ये तो किसी को अभी इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि उन्होंने क्यों छोड़ा। अलग अलग विचार हैं इन सभी के। कुछ लोग कहते थे कि वो जहाँ रहते थे, जहाँ जिस एरिया में रहते थे, वहाँ जो जंगल थे उनका विनाश हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि बाढ़ आ गई थी नदी में, तो वो लोग जगह छोड़कर चले गए थे। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर आयात कम हो गया था जिस एरिया में रहते थे, तो वहाँ से उन्होंने जगह छोड़नी शुरू कर दी थी धीरे धीरे। और फिर वो अपने मवेशियों और बड़े बड़े झुंड, चरगाह और घास वाले मैदान उनके जो समाप्त हो गए थे। और इन कारणों से स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही समय सभी नगरों में बाढ़ आ गई, या एक ही समय सभी जंगल खत्म हो गए थे, एक ही समय पर सभी घास के मैदान नष्ट हो गए थे। ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो उस परिवर्तन का असर जो है साफ साफ दिखाई देता है। आज के पाकिस्तान और सिंध की बस्तियां जो थी उजड़ गई थी। हम पढ़ते हैं कि जैसे सिंध एरिया में, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में ये बस्तियां, नगर मिलते थे, तो वो सभी उजड़ गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो पूर्व और दक्षिण के तरफ चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पर बस्तियां बसा ली हैं, लेकिन अभी इसका हमें प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला है कि वो लोग कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ था। वो लोग कहते हैं कि लगभग 1400 साल बाद जो नए नगर बने हैं, फिर उनका विकास हुआ। तो ये सब इन नगरों का अब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे इन नगरों के बारे में। तो देखिए, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये हम कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा इस वीडियो में, जो भी हमने सीखा, जो भी हमने देखा, उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो देखिए, ये मैचिंग कर लेते हैं, सुमेल करते हैं इनका। तांबा,
तांबा लोग हड़प्पा के लोग कहाँ से आयात करते थे? राजस्थान से। और सोना कहाँ से लेते थे? हमने पढ़ा था कर्नाटक के क्षेत्र में से। और टिन किधर से लेते थे? अफगानिस्तान में से। और जो बहुमूल्य पत्थर थे वो सभी समुद्र के किनारे गुजरात वाले क्षेत्र में मिलते थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो हमें आरंभिक नगर मिलते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या उन लोगों में कलाकारियाँ थी और वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, ये सब आज की वीडियो में हमने देखा। तो इसके आगे हम धीरे धीरे और भी नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।